जी बताएं। वॉइस, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? एंड पीपीटी आल्सो? जी सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ये ठीक, सब। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो इस क्लास का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस क्लास में आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, बट पढ़ने से कहीं ज़्यादा जो हमारे लिए एक रहनुमाई या फिर एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी बिगिनर्स हैं, यानी जिन्होंने अभी कदम रखा है कि आपको किस तरीके से फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है या फिर आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम किस तरीके से आप क्लियर करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक अच्छी गाइडेंस की, एक अच्छी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस सेशन में जो है, पहले हम सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि आपका सिलेबस है क्या। ठीक है, यानी उस सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है हम समझेंगे अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों के भी नॉलेज के एतबार से हम ये बताएंगे कि आपको किस चीज़ों पर जो है ज़्यादा जोर देना चाहिए या किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप पेपर वन में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपको जेआरएफ लेना है तो आपको दोनों पेपर का बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। वो अलग बात है कि पेपर टू जो है वो आपका 100 मार्क्स के, मतलब उसके क्वेश्चन आते हैं, यानी 200 मार्क्स के जो है वहां पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप इस नाहिए से वहां पर मेहनत करते हो क्योंकि आपको लगता है कि वहां पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो वहां से हमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। बट पेपर वन जो है एक तरीके की बुनियाद होती है, जड़ होती है आपको जेआरएफ तक ले जाने के लिए, क्योंकि ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं होते हैं, जिनका बैकग्राउंड हिंदी होता है या फिर उर्दू होता है या फिर वो मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो पेपर वन को हमेशा से इग्नोर करते हैं। उनको ये लगता है कि हम वैसे भी टिक कर देंगे, हमारे 10 20 5 इस तरीके के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बाकी सेकंड मेरा बहुत अच्छा रहेगा, तो हम आसानी के साथ जो है अपनी मंजिल को जो है पार कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले हम यूनिट वाइज जो है सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं आपको कुछ तरतीब, कुछ आइडियाज दूंगा कि आप इस सेशन के अलावा या इस प्लेटफॉर्म के अलावा जो है आप खुद से सेल्फ मेहनत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए कौन सा यूट्यूब चैनल जो है बेस्ट है, अगर आप खुद से किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी किताबें जो है आपके लिए बेस्ट होगी। ठीक, चलिए। तो यस ये तो सर। आपको, हाँ ये तो आपको मालूम ही हो गया होगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो या सेकंड पेपर का सिलेबस हो, ठीक है, सारे सिलेबस जो है आपके 10 यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पेपर वन की जो पहली यूनिट है, यानी इसका जो पहला मरहला है या पहला फेस है, वो क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, अब एप्टीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अगर आप एक टीचर हो तो आप क्या करोगे, बल्कि एज अ टीचर आपके अंदर वो सारी क्वालिटी चेक की जाती है। क्योंकि आपने अगर बीएड किया होगा तो आपको मालूम है कि बीएड वाले बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उनको पढ़ाया कम जाता है, उनको ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती है कि आप एक अच्छे टीचर कैसे बनोगे आज के इस मॉडर्न दौर में। ठीक है, तो यानी एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि एज अ टीचर आपके अंदर हर तरीके की सलाहियत, हर तरीके की एबिलिटी और काबिलियत जो है होनी चाहिए। यानी अगर कोई सिचुएशन आपके सामने है, अगर कोई आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का, जैसे बच्चे बहुत तरीके के होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ खराब बच्चे होते हैं, कुछ जहीन बच्चे होते हैं, कुछ इस तरीके के गबी जहन के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को किस तरीके से आप डील करोगे, आपके अंदर इस तरीके की सलाहियत, इस तरीके का नॉलेज होना चाहिए। अगर आज के आप अगर आज के इस मॉडर्न दौर में अगर आप अपने आप को टीचर बनते हो या आप टीचर बनने के लिए चाहते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे टीचिंग कंसेप्ट, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक जिसका मतलब होता है खसूसियात। ठीक है, यानी टीचिंग के क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं, एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, लेवल ऑफ टीचिंग या कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो लेवल ऑफ टीचिंग से पूछे जाते हैं। यानी अगर आप किसी को टीच करते हो तो उसके लिए 3 फेज है, 3 मरहले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें खुद मालूम है कि हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा पहला फेज जो होता है वो एल के जी यू के जी के बच्चे होते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, इस तरीके से ये जो हमारा लेवल होता है इसको हम लोअर लेवल की टीचिंग कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे जो है क्लास 5 पढ़ने के बाद
जो है क्लास 10 तक जो बच्चे जाते हैं उनको हम सेकंड लेवल बोलेंगे, और जो हायर एजुकेशन में बच्चे आ जाते हैं यानी जो मास्टर लेवल और इसी तरीके से पीएचडी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको हम थर्ड लेवल में शुमार करते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, यानी इसका जो लेवल होता है, एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है जिसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं। बहरहाल यहाँ पे ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर इन चीजों में से आप पढ़ो तो लेवल ऑफ टीचिंग को आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, इनके कंसेप्ट को खूब अच्छे से आपको समझना है और इनके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। ठीक, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जैसे अभी आप लोग क्या हो, एक लर्नर हो, ठीक है, एक तुल्लाब हो, आप लोग अभी एक स्टूडेंट हो, मैं एज अ टीचर आपको टीच कर रहा हूँ। ठीक है, तो एडोलसेंस एंड अडल्ट। ठीक है, देखिए एडोलसेंस ये वो बच्चे होते हैं जो जनरली 11 साल से लेकर 18 या 19 साल के उम्र के जो बच्चे होते हैं इनको हम एडोलसेंस बच्चे बोलते हैं, यानी बुलूगत की उम्र को पहुंचने वाले ये बच्चे होते हैं। तो आपको मालूम है कि जो बच्चे या बच्चियां बुलूगत की उम्र को पहुंचते हैं उनका ये मरहला बहुत टफ होता है, यानी ऐसे बच्चों को गाइड करना, उनको पढ़ाना, उनको सिखाना जो है बहुत ही टफ मरहला जो है पेरेंट्स के लिए शुमार किया जाता है, क्योंकि इस उम्र पे बच्चे जो है उनके बिगड़ने के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। अडल्ट ये वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल जवान होते हैं, यानी जिनके पास अकल होती है, मेच्योरिटी लेवल इनका काफी हाई होता है, इनकी सलाहियत, इनकी सोच समझ जो है एडोलसेंस के मुकाबले में काफी अच्छी होती है। ठीक, फिर इन बच्चों के दरमियान हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखना होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे एक क्लासरूम के अंदर दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का जहन जो है काफी तेज है, यानी वो 1 मिनट के अंदर सारी चीजों को याद कर लेता है, और दूसरा बच्चा जो है इसका जहन काफी लो लेवल का है, यानी ये 1 मिनट क्या बल्कि इसको पूरा 1 घंटा दे दिया जाए तब भी ये उस चीज को याद नहीं कर पाता। तो एक ये डिफरेंस है, यानी हम कह सकते हैं कि इस बंदे के अंदर क्या डिफरेंस है, इसका जहन तेज है, इसका जहन तेज नहीं, इसकी राइटिंग स्किल जो है अच्छी है, इसकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है। ठीक है, इसकी रीडिंग स्किल अच्छी है लेकिन इसकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, इसकी मैथमेटिक बहुत अच्छी है लेकिन इसकी मैथमेटिक अच्छी नहीं है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो लर्नर के दरमियान आपसे पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को टीचर समझो, यानी आप इस तरीके से समझो कि अगर मैं एक टीचर होता तो मैं किस तरीके से ये काम करता, या ये मतलब मेरे सामने ये सिचुएशन रखी जाती तो मैं उस सिचुएशन को किस तरीके से डील करता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको देखकर हम लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को उस जगह पर रखते हो कि अगर मैं एक टीचर हूं तो क्या मैं इन बच्चों के साथ इस तरीके का काम करूंगा या ऐसा व्यवहार करूंगा, तो इससे भी हमारे कुछ क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कुछ ऐसे अवामिल होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारी टीचिंग क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है, मुतासिर होती है। अब टीचिंग का मुतासिर होना वो पॉजिटिव तरीके से यानी मुस्बत, और निगेटिव तरीके से यानी मनफी तरीके से, दोनों तरीके से हो सकती है। तो इसमें क्या क्या है, टीचर्स, लर्नर, इसी तरीके से टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन है। तो यानी हर एक के बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि टीचर से रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं। यानी मैं कुछ कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे अगर मैं टीचर हूं, ठीक है, और जिस सब्जेक्ट को मुझे टीच करना है, जैसे मैं फर्स्ट पेपर आपको पढ़ा रहा हूं और फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से अगर मुझे नॉलेज है ही नहीं, ठीक है, तो क्या मेरी टीचिंग अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं अच्छी होगी, क्योंकि आप लोग लर्नर हो, आपको मैं कैसे सिखा पाऊंगा, कैसे मैं टीच कर पाऊंगा, मैं किस तरीके से अपनी चीजों को या अपनी एबिलिटी आपके सामने रख पाऊंगा जब मेरे पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये टीचिंग हमारी मुतासिर हो रही है, यानी टीचिंग हमारी खराब हो रही है, और ये खराब जो हो रही है वो पॉजिटिव तौर पे, सॉरी, वो निगेटिव तौर पे हो रही है। ठीक, पॉजिटिव तौर का मतलब ये है कि यानी फर्स्ट पेपर मैं पढ़ा रहा हूं और फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से मेरे पास काफी इन डेप्थ नॉलेज है, काफी अच्छी नॉलेज है, और मैं आपको हर तरीके से गाइड कर सकता हूं, हर तरीके के प्रॉब्लम के साथ मैं डील कर सकता हूं। ठीक है, तो इस ये क्या है, ये ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से हमारी टीचिंग क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, लेकिन ये अच्छी तरीके से हो रही है, पॉजिटिव तरीके से हो रही है। ठीक, इसी तरीके से कुछ फैक्टर लर्नर से रिलेटेड होते हैं, कुछ सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। सपोर्ट मटेरियल मींस यानी जिनका आप इस्तेमाल करके आप पढ़ते हो, जैसे क्लासरूम में आपके ब्लैक बोर्ड बोर्ड हो सकते हैं। ठीक है, आजकल का जो जमाना है आपका डिजिटलाइज जमाना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भी इस तरीके के प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, वो आपको एग्जाम्पल से बताया और समझाया जाएगा। ठीक,
फिर लर्निंग एनवायरनमेंट का भी होना बहुत जरूरी होता है, और इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप जिस कॉलेज में या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो वहां का इन्वायरमेंट किस तरीके का, वहां के टीचर कैसे हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपको आपकी सही राह पर जो है पहुंचाने के लिए। मेथड ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ठीक, इसके अंदर हमें पढ़ना है टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड। ठीक है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन आपको मालूम है कि ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, क्योंकि आजकल जो है कोरोना के बाद से जो है ऑनलाइन का जमाना बहुत ज्यादा हो गया है। टीचर सेंटर लर्नर सेंटर क्या होता है, जहां पर सबसे ज्यादा काम लर्नर करते हैं उसको हम लर्नर सेंटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे असाइनमेंट जो आप बनाते हो उसमें सारी मेहनत आपकी होती है, टीचर की कोई भी मेहनत नहीं होती। डिस्कशन आप करते हो तो उसमें सारा काम सारी मेहनत आपकी होती है, टीचर की नहीं होती। टीचर सेंटर वो काम हो जाएगा जो टीचर जिसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होती है। जैसे टीचर आपको लेक्चर देता है उसमें आप कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ बैठकर सुनते हो, तो ये है टीचर सेंटर। ठीक, फिर इसी तरीके से टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी हम किन चीजों का सपोर्ट लेकर टीचिंग कर रहे हैं आज के इस दौर में। तो ट्रेडिशनल भी हमें पढ़ना है कि यानी पुराना क्या दौर था, वो टीचर कौन से थे पुराने जमाने में, वो लोग किस तरीके का सपोर्ट यूज करके टीचिंग किया करते थे। और मॉडर्न दौर आज का क्या है, और इसी तरीके से आईसीटी बेस्ड। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सिंपल सा मतलब हो गया कि यानी आज की जो टीचिंग हो रही है वो इंटरनेट बेस्ड टीचिंग हो रही है। जैसे अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आईसीटी बेस्ड टीचिंग इसको कहा जाएगा। ठीक है, एक है इवेल्युएशन सिस्टम, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो आपका इवेल्युएशन किया जाता है। जैसे आपने मदरसे में पढ़ा होगा तब भी आपका इवेल्युएशन किया होगा, यानी आपका फाइनल पे एग्जाम लिया जाता है, आपको चेक किया जाता है कि भाई आपने क्या पढ़ा। ठीक है, तो वो क्या पढ़ा ये कैसे पता चलता है, आपके जो मार्क्स आते हैं, जो नंबरात आपको मिलते हैं, उन्हीं नंबरात से पता लगाया जाता है कि आपके अंदर काबिलियत क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपने क्या महारत हासिल किया है। ठीक है, तो इवेल्युएशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी आपको अलग अलग तरीके से जो है इवेल्युएट किया जाएगा। मदरसे में भी तकरीरी इम्तिहान होता है, तहरीरी इम्तिहान होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जनरली तौर पर आपको समझाने के लिए ये भी एक तरीका है इवेल्युएशन करने का। ठीक है, तो इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आपको सिलेबस के जरिए आपको बताया जाएगा थ्योरेटिकल बेस में, तो वहां पर इस चीज को आप खूब अच्छे से समझोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ये क्या है, जैसे अभी आप एनटीए का जब एग्जाम देने के लिए जाओगे, ठीक है, अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आप जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपका पेपर जो है वो चॉइस बेस्ड इस तरीके से आता है। ठीक है, फेल करने वाला ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यानी कंप्यूटर पे ही वो क्वेश्चन दिया जाता है और आप कंप्यूटर से ही जो है अपनी नॉलेज को परफॉर्म करते हो। फिर जब आपका रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इनोवेशन का मतलब होता है कि नए नए तरीके को इजाद करना, ठीक है, या नए नए मेथड को जो है इस्तेमाल किया जाता है उस काम को जो है परफॉर्म करने में। इसी तरीके के और भी, यानी ये सिर्फ सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है जो इस टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से क्या करती है, रिलेट करती है। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब यह है या बताने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ इस सिलेबस या लिखे हुए चीजों पर जो है आत्मनिर्भर नहीं रहना है, यानी इसी पर आपको मुनहसिर या भरोसा करके नहीं बैठना है, बल्कि पीवाईक्यूज यानी एनटीए के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के एतबार से जो है हमें पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारी बुनियाद होती है जो हमें हमारी तैयारी करने में या फिर हमें एक अच्छी राह दिखाने में हमारे लिए एक अच्छी राहें हमवार करता है। ठीक है, सिलेबस तो बस सिर्फ एक आपको बता दिया गया है कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन इन सिलेबस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी वो टॉपिक, वो थ्योरी, वो यूनिट जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं जनरली जो चीज पूछी जाती है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे सिलेबस को आपने पढ़ लिया है जो आपको दिया गया है, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो 70% क्वेश्चन जो है इससे आता है, बाकी 30% क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके बाहर से आते हैं। अब ये बाहर वाली चीजों को आप कैसे कवर करोगे, ठीक है, यही सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है और सबसे बड़ा मसला होता है। तो बाहर वाली चीजों को हम कवर इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन को चलते हुए, यानी जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है, मान लीजिए किसी थ्योरी के ताल्लुक से क्वेश्चन पूछा गया और वो थ्योरी हमारे
सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, उस थ्योरी के एक एक चीजों को खूब बारीक तरीके से हम पढ़ेंगे, यानी उसके गहराई व गहराई में जाकर उस थ्योरी की चीजों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा तैयारी का सबसे बेहतर तरीका, और खास तौर पे उन पोर्शन के लिए, उन हिस्से के लिए जो हिस्सा हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस जी सर। सर। ठीक है, अब देखिए ये है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, देखिए ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, क्योंकि हमें जो भी हमारी मंशा है, ठीक है, नेट जेआरएफ निकालने के बाद हम लोगों को रिसर्च करना होता है। ठीक है, हम पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उस हवाले से भी इस यूनिट का पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है। इसी वजह से आपके सिलेबस में इस चीज को जो है इंक्लूड किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक रिसर्च करोगे ना, तो रिसर्च करने के लिए आपको एक ईमानदार इंसान बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि आज के इस दौर में लोग दूसरों के कंटेंट को चुरा लेते हैं, किसी कॉपी से नकल कर लेते हैं, इंटरनेट से नकल कर लेते हैं, किताबों से नकल कर लेते हैं और अपना नाम लिख देते हैं कि भाई ये काम हमने किया है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी, सिखाई भी जाएंगी, कि ताकि आप अगर आइंदा रिसर्च करने वाले हो मुस्तकबिल में, तो आप इस तरीके की हरकतों को परफॉर्म ना करो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, रिसर्च की मीनिंग क्या है, रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या होती है, इन चीजों को यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पे मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेबस में सिर्फ 3 ही 4 नाम दिया है। एक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक है डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। बट यहाँ पर सिर्फ 5 नाम आपको दिया है, लेकिन आपसे 25 अलग अलग नामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो जो 5 के अलावा बाकी 20 रिसर्च के मेथड या जो टाइप्स आपसे पूछी जाती हैं, तो वो कैसे आप पढ़ोगे, क्वेश्चन के जरिए आप पढ़ोगे। यानी जिस क्वेश्चन में नई नॉलेज पूछी गई है, उस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। यही सबसे अच्छा तरीका होता है, यानी उन चीजों की तैयारी करने का जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब स्टेप ऑफ रिसर्च, इसमें हम क्या करेंगे, यानी रिसर्च करने के बहुत सारे स्टेप होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई भी काम करते हो, अगर आप घर बनवाते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप चढ़ते हो। इसी तरीके से अगर आपको रिसर्च करना है, तो डायरेक्टली आप ऐसे मुंह उठाकर नहीं चले जाओगे कि आप रिसर्च करने लगोगे। उसके लिए भी आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी रिसर्च को क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो स्टेप ऑफ रिसर्च हमें पढ़ना है। फिर यहाँ पे थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट एंड रिफरेंसिंग। देखिए जब भी आप थीसिस लिखोगे, यानी पीएचडी में जब आप अपना मकाला लिखोगे, आप अपना आर्टिकल लिखोगे, तो उसको लिखने के भी क्या होते हैं, कुछ उसूल एंड रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। यानी आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर आपने पेपर प्रेजेंट किया है, तो कुछ इस तरीके के नॉर्म्स वहां पर बनाए जाते हैं कि आपका जो फॉन्ट होना चाहिए वो 12 में होना चाहिए, यानी आपको एरियल फॉन्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको स्पेस जो है वो 3.5 पे देना है या 1.5 पे देना है। कुछ इस तरीके के रूल जो है आपको बनाए जाते हैं। आपको कहा जाएगा कि आप जो मार्जिन छोड़ोगे, यानी हाशिया जो छोड़ोगे, वो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब आप थीसिस लिखते हो, तो हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है उनके रूल्स को फॉलो करके वो थीसिस राइटिंग वगैरह जो भी उनको करना होता है वो करते हैं। तो इस तरीके को यहाँ पर बताया जाएगा, और अलग अलग डिजाइन होती है थीसिस लिखने की। ठीक है, तो उन डिजाइन के बारे में हमें पढ़ना होता है। मान लीजिए एक होती है एपीए स्टाइल, एक होती है एमएलए स्टाइल, एक होती है शिकागो स्टाइल। ठीक है, तो अगर आप तीनों को एक साथ नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है, यानी हर डिसिप्लिन की जो है अलग होती है। जैसे एपीए का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इस डिजाइन को कौन लोग फॉलो करते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो फॉलो करते हैं। हम लोग जो है, यानी हम आर्ट के स्टूडेंट है, तो हम लोग शिकागो स्टाइल को फॉलो करते हैं। ठीक है, शिकागो एंड एमएलए दोनों हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अरबी के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर शिकागो स्टाइल को फॉलो करते हैं। अब शिकागो स्टाइल को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो शिकागो स्टाइल का जो तरीका है लिखने का, तो उसी के मुताबिक हमें अपनी थीसिस जो है लिखनी पड़ेगी। तो यानी उन चीजों को हमें इसमें पढ़ना होता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, क्योंकि आज के दौर में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिनमें आप इंटरनेट का इस्तेमाल ना करते हो। ठीक है, तो आप अपने रिसर्च में अगर आईसीटी का यानी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कोई भी डेटा आपको लेना हो, तो डायरेक्टली आप क्या करते हो, लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने या खोजने के बजाय आप डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च कर लेते हो। ठीक है,
तो उसको सर्च करने के क्या तरीके हैं या किस तरीके से आप सर्च करोगे, और डेटा अगर आपको नेट का लेना है तो आप कैसे लोगे, ठीक है। डायरेक्टली आप डेटा तो नेट से उठाकर नहीं ले सकते, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी उन चीजों को आप अपने वर्डों में जो है लिख सकते हो, ठीक है। रिसर्च इथिक्स ये सबसे बड़ी चीज होती है जो आपको पूरे रिसर्च में ईमानदार बनाती है। इथिक्स का मतलब होता है अखलाकियात, यानी ये रिसर्च इथिक्स आपको ये बताती है कि आपको रिसर्च करने में अपना अखलाकी फरीजा, अपना अखलाकी पहलू जो है बाकी रखना है। यानी आपको किसी से जो है मारपीट करके डेटा नहीं लेना है, किसी से जबरदस्ती जो है आपको अपनी थीसिस लिखवानी नहीं है, कहीं से जो है चोरी करके कंटेंट आपको अपने रिसर्च में इंक्लूड नहीं करना है। यानी इसके भी जो है कुछ उसूल से होते हैं, कुछ नाम से होते हैं रिसर्च इथिक्स के, जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है, और ये सबसे जरूरी है। और आज के इस दौर में सारी यूनिवर्सिटी के पास जो है प्लेगरिज्म चेक करने के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो लिहाजा अगर आपको रिसर्च करना होगा तो आप लोगों को एहतियात बरतनी होगी, यानी चोरी चमारी जो है अब नहीं चलती है रिसर्च करने में, थोड़ा बहुत स्मार्टली जो है आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये है आपका कंप्रिहेंशन, ठीक है। कंप्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये अब आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। इस पैसेज को पढ़कर इसमें से जो है 5 क्वेश्चन जो है आपको करने होते हैं, तो इसको आप कैसे करोगे, इसके भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जो आपको बताए जाएंगे, आप आसानी के साथ जो है कर पाओगे। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है, और बआसानी जो है आप 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है रीडिंग कंप्रिहेंशन से जो है आप सही कर सकते हो। कंप्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, ठीक है। यानी जो पैसेज आपको दिया जाएगा उस पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है और समझना है, और इनसे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन का क्या करना है, आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी यूनिट हो गई है। यानी इन सारी चीजों में हमें थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी होती है, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो पैसेज होते हैं वो हमारे सामने विजिबल होते हैं, ठीक है। उसी में से पढ़कर और समझकर क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन अप्लाई करना होता है। कम्युनिकेशन, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है, ये भी एक तरीके का जो है इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर मैं टीचर हूं, आप लोग स्टूडेंट हो, तब भी हमारे दरमियान और आपके दरमियान जो है कम्युनिकेशन होगा, बट यहाँ पर हम जो कम्युनिकेशन करेंगे या फिर कम्युनिकेशन की जो चीजों को हम पढ़ेंगे एक प्रोफेशनल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन करने के कितने टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन करने की खुसूसियात क्या होती हैं, इन सारी चीजों पर हम एक अच्छी रोशनी डालेंगे। फिर यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो है वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन ये वो कम्युनिकेशन होता है जहां पर कम्युनिकेशन करने में जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ये मेरा वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं जुबान से लफ्ज को जो है बोल रहा हूँ, आप उस चीज को बासानी सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। नॉन वर्बल ये वो कम्युनिकेशन होता है जहां पर आप जुबान का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इशारा किनाया का जो है आप इस्तेमाल करते हो। जैसे बसा औकात ऐसा होता है कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बाजार जाओगे, तो आपने अपने मुंह से हाँ नहीं कहा, जुबान से हाँ नहीं कहा, बल्कि आपने सर हिला दिया कि हाँ मैं जाऊंगा। तो ये जो आपने सर हिलाया है इसी को हम बोलते हैं इशारा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहां पर इशारा किनाया का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन किया जाता है। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन होता है उसको ग्रुप कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रुप वाइज बच्चे बैठकर आपस में डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना। एक दूसरे के कंसेप्ट को जो है क्लियर करते हैं। इंटर कल्चर का मतलब ये हो गया कि जब डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मैं यूपी से हूं तो हो सकता है कि मेरा कल्चर जो है रहने सहने का थोड़ा सा अलग हो, कश्मीर के बच्चों का अलग होगा, बंगाल के बच्चों का अलग होगा, बिहार के बच्चों का अलग होगा, ठीक है। तो कल्चर में आप इस तरीके की चीजों को समझो कि जैसे खाना पीना पहनना, है ना, जुबान का इस्तेमाल, इस तरीके की चीजें जो है डिफरेंट हो सकती है। यानी जब इस डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं, ठीक। एक है क्लासरूम कम्युनिकेशन, वही है ग्रुप कम्युनिकेशन या क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये आमतौर पर एक ही होता है। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखिए बैरियर का मतलब होता है हवाजिस या हाजिस, जिसको हम अरबी में बोलते हैं, यानी रुकावट, ठीक है। यानी वो कौन सी ऐसी वजह है, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा हो सकती है, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव सही तरीके से नहीं हो सकता। बस एक एग्जांपल दूंगा, मैं आगे जाऊंगा। जैसे अभी ये मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं और अभी बीच से मेरा नेटवर्क जो है गायब हो जाएगा, तो ये एक रुकावट है,
ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बैरियर। जैसे मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरी आवाज जो है आप तक साफ नहीं पहुंच रही है, आप मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हो, तो ये क्या है? एक बैरियर है। इसमें कौन सा बैरियर है? नेटवर्क का बैरियर है, ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क ही जो है बीच से रुकावट डाल रहा है, जिसकी वजह से आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो। इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं लेकिन मेरे यहाँ जो है इतना ज्यादा शोर हो रहा है, इतना ज्यादा जो है नॉइस आवाज आ रही है, जिसकी वजह से मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है। तो यहाँ पर बैरियर क्या बनेगा? नॉइज बनेगी, आवाज बनेगी, क्योंकि उसी आवाज की वजह से मेरी आवाज आप तक नहीं जा पा रही है। ठीक। फिर यहाँ पे मास मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। तो मास मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है आज की इस दौर में कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप लोग देखते होंगे कि मास मीडिया वाले किस किस तरीके की खबरों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपको चटपटी खबरें भी देते हैं, आपको सनसनीखेज खबरें देते हैं ना, दहकती हुई सुलगती हुई सब कुछ जो है खबरें जो है आज की इस दौर में मास मीडिया आपको दे रही है। तो मास मीडिया क्या है? मास मीडिया का सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है, या सोसाइटी के लोग जो है वो मास मीडिया को किस तरीके से लेते हैं, समझते हैं, तो उन चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है। देखिए, अब ये है एक सिलेबस, देखने में आपको कितना छोटा सा लग रहा है, बट इससे बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन से ही हम अपनी नॉलेज जो है बिल्ड करते हैं और आगे के लेवल पर हम पहुंचते हैं, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हम हल कर कर आते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। नहीं, मिर्जा आयशा चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं इंफॉर्मेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि चैट जीपीटी लोग बीच में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, सारे लोग इससे अवेयर हो चुके हैं। हाँ, इसका लेने का एक तरीका होता है, ठीक है। एक पैराफ्रेजिंग टूल होता है जो कि इंग्लिश वाले बच्चे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अरबी वाले भी कर सकते हैं, बट आपकी अरबी थोड़ा अच्छी होनी अस्सलाम वालेकुम चाहिए। सर। जी वालेकुम सलाम। चलिए, अभी इसमें मैं बाद में बात करूंगा। देखिए यहाँ पे जी सर, मैथ। हम लोग रिसर्च पेपर चैट जीपीटी से यूज करके नहीं लिख सकते सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लिख जी जी सकते। सर। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ठीक है सर। मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है आमतौर पे जैसे हम हमारे बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग मदरसा बैकग्राउंड के हैं, तो वो आमतौर पे इनमें किन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं? यहाँ पे है नंबर सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आमतौर पे वो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके माँ की जानिब के जितने रिलेशन है, माँ की जानिब का रिलेशन वाला कौन हो, जैसे आपके मामू, आपकी मम्मी, मामू की लड़की, मामू का बेटा, है ना, तो उसको हम मैटरनल रिलेशन बोलते हैं। और आपके फादर की जानिब के जो रिलेशन वाले होते हैं, जैसे आपके अंकल यानी आपके चचा हो गए, आपके बड़े अब्बू हो गए, आपकी फुफ्फू हो गई, है ना, आपकी फूफी जान जो है, तो ये आपके फादर की जानिब के रिलेशन वाले होते हैं, उनको पैटर्नल बोला जाता है। तो रिलेशनशिप में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी इन डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी समझने की जो है ट्रिक्स होती हैं, आप आसानी के साथ समझ जाओगे, ज्यादा बर्डन नहीं लेना। बट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये सारे ऐसी चीज होती है, लेटर सीरीज या नंबर सीरीज जो है, अगर आपने मैथ की ABCD भी नहीं पढ़ा है, तब भी इन क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करोगे या प्रैक्टिस करोगे, तो आसानी के साथ जो है इस तरीके के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में हमें फ्रैक्शन पढ़ना है। फ्रैक्शन करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है, यानी जैसे आपको जरब आना चाहिए, तकसीम करना आना चाहिए, माइनस करना, प्लस करना आना चाहिए, ठीक है। इतना तो सभी लोगों को आता है, अगरचे बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन आप लोग अगर जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, यानी आज से ही आप लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दोगे मैथ के ताल्लुक से, तो आसानी के साथ ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जब मुझसे बन सकते हैं तो आपसे भी बन सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंटिंग है, एवरेज है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैथ से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें दो टीचर ने पढ़ा, एक हम्माद सर ने आपको मैथ पढ़ाया होगा, एक टीचर है हमारी आमरीन फातिमा, उन्होंने जो है आपको मैथ पढ़ाया है, ठीक है। मैथ और DI दोनों जो है
दो टीचरों ने आपको पढ़ाया है। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, यानी जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, वो बिगिनर्स लेवल के हैं, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप हम्माद सर की वीडियो देखिएगा, क्योंकि उन्होंने जो है ऐसे बच्चों के लिए जो है ट्रिक लगा के, या कह सकते हो, या फिर खूब अच्छे तरीके से जो है उस चीज को उन्होंने समझाया है। तो आपको फायदा होगा और धीरे धीरे चीजें जो है आपको समझ में आएंगी। ठीक है, जब आप चीजें समझने लगोगे तो फिर बाकी सारी वीडियो जो है जो भी मैथ की है आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और आप अपनी प्रैक्टिस जो है रेगुलर बेस पे जो है कल से ही करना शुरू करो, क्योंकि मैथ और इसी तरीके से डीआई एक होता है, यहाँ पे है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कॉलम वाइज जो है नंबर होते हैं, इससे भी जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो है, अगर आपने मैथ में कम से कम आपको माइनस करना, प्लस करना, ठीक है, तकसीम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आपका ये होता है ज़रब करना, ये सारी मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें अगर आपको आ गई, ठीक है, तो डीआई का क्वेश्चन जो है आप आसानी के साथ जो है 4 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि कल से ही जो है रेगुलर बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मान लीजिए कल से अगर आप शुरू करते हो, आपको पहले दिन नहीं समझ में आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, भाई 4 दिन 5 दिन हो गया नहीं समझ में आएगा, छठे दिन से कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में वो चीजें जाने तो लगेगी एटलीस्ट। तो जब आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो वो चीजें आपको आएंगी। अगर आप पहले से हिम्मत हार कर बैठ जाओगे कि भाई मुझसे नहीं बनता, मुझे टेबल याद करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस तरीके की सिचुएशन जो है हमारे सामने आती है, क्योंकि हम लोगों का मैथ जो है काफी, कुछ बच्चों का अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं अच्छा होता, उनके ताल्लुक से मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जो है आप पहली कोशिश में आप जेआरएफ की मंजिल पा सकते हो। क्योंकि हमें हर यूनिट को और इसी तरीके से दोनों सिलेबस को हमें इक्वल वेट देना है, यानी बैलेंस बराबर बनाकर रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिट को 100% पढ़ रहे हो उसमें आपके पूरे 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक, अगर इसी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन को आपने पढ़ा, मैथमेटिकल रीजनिंग को आपने पढ़ा, यहाँ पर आपके पूरे 5 क्वेश्चन नहीं सही हुए, मान लीजिए इसमें से अगर आपके 2 ही क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, 3 ही क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, फिर भी जो है ये आपको आगे नंबर देगा। ठीक है, आपका एवरेज घटाएगा नहीं, इससे आपका एवरेज जो है बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पे है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आमतौर पे समझ लो मंतिक, ठीक है, यानी हम लोग जो लॉजिक लगाते हैं, जो दिमाग लगाते हैं, बट यहाँ पर जो हम लॉजिक पढ़ेंगे वो इस सिलेबस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आपने मंतिक पढ़ा होगा, आपको मंतिक के कुछ कंसेप्ट आते हैं मदरसे में, तो उनसे आप रिलेट कर सकते हो, बट सारी चीजों को आप बराह रास्त रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्गुमेंट फॉर्म है, द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फ्रेजेस, यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी इसमें जो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ना वो लॉजिकल वे में, यानी यहाँ पर कुछ डिफिनेशन दी जाती है और उस डिफिनेशन को हमें लॉजिकल वे में समझना होता है। ठीक है, सारी चीजों को समझेंगे, यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में है, खूब अच्छे तरीके से उन चीजों को आपको समझाया गया है, बताया गया, आप सारी चीजों पर अपनी कमांड आसानी के साथ ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोनोटेशन क्या होता है, डेनोटेशन क्या होता है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होती है, ये सारी चीजें जो है आपको बताई गई हैं। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, एक होता है इंडक्टिव टीचिंग भी होता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग भी होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च भी होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है। तीनों का कंसेप्ट सेम है, बस तीनों के अंदर सिर्फ कुछ कुछ डिफरेंस है, और वो कुछ कुछ का डिफरेंस जो है जब आप वीडियो देखोगे, ठीक है, तब आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एनालॉजीज क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार इसका चेहरा जो है चांद जैसा है, तो यानी हम उसके चेहरे को चांद से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम जिसको हम अरबी में तशबीह बोलते हैं ना, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में एनालॉजीज कहा जाता है। वेन डायग्राम है सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर स्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट, यानी यहाँ पर जो हम आर्गुमेंट पढ़ेंगे ना, उस आर्गुमेंट को चेक करने के लिए कि यह आर्गुमेंट जो कहा गया है वो सही है या गलत है, तो उसके लिए हम वेन डायग्राम यानी ग्राफिकल डायग्राम का जो है इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो हम पढ़ लेंगे। इंडियन लॉजिक, देखिए पहले हमारे नेट के सिलेबस में ये टॉपिक जो है नहीं इंक्लूड थी। ठीक है, जब नेट का सिलेबस जो है अपडेट किया गया तो उसके अंदर इंडियन लॉजिक का कंसेप्ट जो है डाल दिया गया।
तो इंडियन लॉजिक में मीन्स ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज लेने के या नॉलेज हासिल करने के कितने तरीके होते हैं, वो पूरे 5 तरीके होते हैं। ये एक होता है मतलब परमार्थ जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, अनुमान यानी इन्फरेंस, उपमान जिसको हम कंपैरिजन बोलते हैं, शब्द जिसको वर्बल टेस्टमनी कहा जाता है, अर्थोपत्ति जिसको इम्प्लीकेशन, अनुपलब्धि जिसको नॉन अप्रीहेंशन जो है कहा जाता है। तो ये चीजें या इनकी टर्में जो है थोड़ा सा हमें याद करने में हमारी जुबान पर सकील होती हैं जब इनके अंदर की चीजों को हम पढ़ते हैं। बट ट्रस्ट में ये बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे से ये चीजें हमें समझ में आ जाती है, और ये यूनिट हमारे लिए मतलब बिल्कुल भी बर्डन नहीं होती, बोझ नहीं होती। बहुत सारे बच्चे इससे भागते हैं, उनको लगता है कि हम लॉजिकल वे में चीजों को नहीं समझ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं, आसानी के साथ जो है आप सारी चीजों को समझोगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस शर्त यही है कि लगन मेहनत से आपको काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो चीजें समझ में ना आए स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करूंगा समझाने की, जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहोगे उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है अनुमान, ठीक है। इस अनुमान के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है क्योंकि सिलेबस में उस चीज को इंक्लूड किया गया है। यानी अनुमान की कितनी टाइप्स होती हैं, जिसमें एक हमें पढ़ना होगा जैसे इन्फ्रेंस, अनुमान को ही इन्फ्रेंस कहते हैं। उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा व्याप्ति यानी इनवेरिएबल रिलेशन, एक होता है हेतवाभास फेलेसी जिसको हम फेलेसी ऑफ इन्फ्रेंस बोलते हैं। और आजकल जो क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का ट्रेंड चला हुआ है ना, वो इंडियन लॉजिक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे इस चीज को इग्नोर मारते हैं, उनको लगता है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म ऐसी है जो संस्कृत की टर्म होती है, तो संस्कृत एक मतलब थोड़ा सा टेढ़ी लैंग्वेज तो होती है क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, तो हमारे लिए उसको पढ़ना या उसको अपने जुबान से बासानी अदा करना थोड़ा सा सकील या दुश्वार सा लगता है। इस वजह से लोग इसको छोड़ देते हैं। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं भाई, सारी चीजें आसान है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, जानते होंगे, उनको मालूम है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपको दो टीचरों की क्लास मिलेगी, ठीक है। वो बच्चे जिनको बिल्कुल भी मैथ वगैरह नहीं आती, यानी उनको मालूम नहीं है कि प्लस कैसे करना है, माइनस क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, डिवीजन क्या होता है, तो आप लोग सबसे पहले हम्माद सर की वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर क्लियर होता है उस वीडियो से, यानी आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। आप हिम्मत करो और मेहनत करो, ठीक है। ना समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हो सर से, ठीक है। वो आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो आपका कंसेप्ट जो है धीरे धीरे क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। और इस 3 या 4 महीने का जो भी वक्फा है, जून का एग्जाम होगा, आप तब तक खूब माहिर हो सकते हो, ठीक है। ठीक है। एक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे कुछ ऐसे एब्रीविएशन दिए जाएंगे, जैसे आईसीटी। क्या है आईसीटी? ये खुद एक तरीके का एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन मींस फुल फॉर्म जिसे हम बोलते हैं ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, यानी यही एब्रीविएशन है, तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट में हमें पढ़ना है इंट्रानेट, इंटरनेट के बारे में खुद पढ़ना है, ईमेल के बारे में पढ़ना है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। इंटरनेट ये वही इंटरनेट होता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रानेट उस इंटरनेट को हम बोलते हैं जो किसी कंपनी का खास का इंटरनेट होता है। यानी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो ये वाला इंटरनेट नहीं यूज करती जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क को हम बोलते हैं इंट्रानेट, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ठीक है, यानी हायर एजुकेशन में पढ़ने के ताल्लुक से जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उस चीज को हमें यहाँ पर कवर करना पड़ता है। अगर उस चीज को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे तो हायर एजुकेशन की भी एक यूनिट हमारे पास यहाँ से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। यानी आप किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जगह हो, किसी भी एरिया में हो, आप मूक से जो है बासानी कोर्स कर सकते हो। स्वयं का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगरचे इसके बारे में आपको नहीं मालूम है, बट आप जल्द ही जान जाओगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इनिशिएटिव है जो कि हायर एजुकेशन में लिया गया है। आप इनसे भी कोर्सेज कर सकते हो और इसका भी एग्जाम जो है एनटीए करवाती है। यूनिट 9 ये है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है।
तो इन्वायरमेंट की एक यूनिट होती है जिससे हम लोग ज्यादा भागते हैं, इसी तरीके की एक मैथ वाली यूनिट होती है जिससे हम लोग ज्यादा भागते हैं। बाकी सारी यूनिट को बच्चे खूब मेहनत से खूब लगन से पढ़ते हैं क्योंकि उनको वो सारी यूनिट आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन वो इन्वायरमेंट को इग्नोर मारते हैं। भाई क्यों इग्नोर मारना, जब हमारे पास है इतने वसाइल और रिसोर्सेज हैं, इतने अच्छे से चीजें हमें बताई और समझाई जा रही हैं, तो कैसे हम नहीं समझेंगे कि CO2 कौन सी गैस होती है, NO2 कौन सी गैस होती है, इसका क्या काम होता है, ये कहाँ से निकलती है, किस तरीके से बनती है। जब इन चीजों को आपको आप ही के लैंग्वेज में बताया और समझाया जाएगा तो आपको क्या दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत है। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और नहीं भागना। मैं कह रहा हूं आपसे, हर यूनिट को बराबर आपको पढ़ना है, हर यूनिट पर बराबर आपको मेहनत करनी है, चाहे वो आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे वो आपका सेकंड पेपर हो। अगर आप लोग JRF चाहते हो, यानी अगर आप टाइम को बर्बाद करना नहीं चाहते तो आपको अपनी मेंटेनेंस जो है बराबर कर कर चलनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, मिलीनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, यानी कुछ ऐसे अहदाफ, कुछ ऐसे गोल जो है तय किए गए हैं जिनको यूज करके हम अपना इन्वायरमेंट, अपना मुआशरा जो है क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा डेवलप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको आज ही के कुछ एग्जाम्पल मतलब जनरल देता हूँ। जैसे अभी US में जो आग लगी हुई है उसकी वजह से इन्वायरमेंट कितना खराब हो, यानी इतने ज्यादा धुएं हो गए होंगे, यानी आसपास का जो भी एरिया होगा उनमें पॉल्यूशन होगा, गंदगी होगा, यानी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, चरिंद परिंद जानवर हैवान जो भी होंगे, इंसान होंगे, उनको रहने में, खाने में, पीने में, हर चीज में जो है दिक्कत होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन वाला हो गया, गर्द आलूद हो गया है। तो अब उसके लिए हम क्या इकदामात लेंगे, कि किस तरीके के इनिशिएटिव का हम इस्तेमाल करेंगे कि ताकि हम अपने इन्वायरमेंट से उन गंदगियों को दूर कर सकें। तो उन्हीं सारी चीजों को इस यूनिट में हमें पढ़ना होता है और समझना होता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम वर्ल्ड लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो उन चीजों के साथ हमें कैसे कॉप करना है, यानी किस तरीके से हमें उनसे निपटना है। इन सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ठीक है, क्योंकि आज के इस दौर में जो है इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, इंसान ही एक ऐसा बदकिस्मत इंसान है जो सबसे ज्यादा नेचर की चीजों को तबाह करता है। भाई हम ही लोग हैं जमीन को खोदते हैं, हम ही लोग हैं पेड़ पौधों को काटते हैं, है ना, हम ही लोग जो है आसमान से ऊपर तक चले जाते हैं कि हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनकी वजह से भी तो कुछ असर हम अपने इन्वायरमेंट पे देखते हैं। जलजला आता है, क्यों आता है, ठीक है, सुनामी आती है, क्यों आती है। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है, एंट्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटी या ऐसी कारकर्दगी, ऐसा काम जो इंसान के अफालो आजा से होता है और उनकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट पे गलत असर पड़ता है। ठीक है, उन चीजों के बारे में या उनकी एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे हमारे आजकल की जो मिट्टियां, सोयल जिसको हम बोलते हैं, हमारे खेत में पैदावार क्यों कम हो रही है, क्योंकि हम लोग खुद ही अपनी मिट्टियों को खराब कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग पॉल्यूशन फेंकते हैं, केमिकल फेंकते हैं, खाद डालते हैं, पॉलीथीन फेंकते हैं ना। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारी मिट्टियों को या सोयल को क्या करती हैं, जाकर खराब करती हैं। और जब वो खराब हो जाएंगी तो पैदावार उगाने की सलाहियत उनके अंदर नहीं होती है। ठीक, इन्वायरमेंटल इश्यूज में हमें एयर पॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, यानी हवा इतनी गंदी क्यों हमें दिखती है, वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है कि गंदा पानी क्यों होता है, मिट्टी हमारी गंदी क्यों होती है, नॉइस पॉल्यूशन पढ़ना है, वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। इन सारी चीजों को हमें पढ़ना होता है और खूब अच्छे से इन चीजों को हम समझ भी लेते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूं कि ये चीज आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन वो पढ़ते हैं। अगर आप हिम्मत करोगे, पढ़ोगे, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, हमारे हेल्थ पे जो पॉल्यूशन का असर पड़ता है, आपने सुना होगा कि दिल्ली एक ऐसी सिटी है, एक ऐसा शहर है जहां पर पॉल्यूशन हमेशा जो है पीक पर होता है, ऊंचाई पर होता है। वहां के लोगों को आप देखोगे, उनको हार्ट अटैक की बीमारियां ज्यादा होती है, उनके फेफड़े जो है फूलने लगते हैं, उनका हेयर फॉल होने लगता है, आंख में जो है इरिटेशन, खुजलाहट होने लगती है ना, थ्रोट यानी गला में जो है खुजलाहट होने लगती है, हमेशा उनको सर्दियां होती हैं। तो ये क्या है, ये पॉल्यूशन का असर उन पर क्या होता है, नुमाया होता है, पॉल्यूशन का असर उन पर पड़ता है। ठीक है, तो इन चीजों को हम कैसे दूर करेंगे। बहरहाल अगरचे वो चीज हमारे इन्वायरमेंट से नहीं दूर हो रही है या जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, लेकिन उसके लिए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिए जाते हैं, उसके लिए जो तौर तरीके बनाए गए हैं, उन चीजों को हमें पढ़ना होता है, क्योंकि उसी से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमारा बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आगे की चीजों को हम कैसे समझेंगे और उस क्वेश्चन को हम कैसे पढ़कर समझेंगे। ठीक है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस।
ठीक है। आपने सुना होगा कि आज का ये दौर जो है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है, और सोलर एनर्जी जो है एक नेचुरल एनर्जी है, एक कुदरती एनर्जी है। यानी सूरज की रोशनी को हम क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, और उससे जो है बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और फिर घर में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो विंड एनर्जी, हवा से भी हम एनर्जी बनाते हैं, मिट्टी से भी हम बनाते हैं, पानी, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है। पानी से भी हम बनाते हैं, जियोथर्मल, ठीक है, यानी जमीन के अंदर जो हरारत होती है, जो गर्मी होती है, उससे भी हम एनर्जी बनाते हैं। बायोमास, जो कूड़ा करकट होता है, भैंस का जो गोबर होता है, जिसको हम लोग गोइठी बोलते हैं ना, काउ मैनर जिसको कहा जाता है, ओबले जिसको लोग बोलते हैं, उससे भी एनर्जी बनती है। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो आपकी एटॉमिक एनर्जी होती है, जैसे ये बमबारी वाली जो होती है, मिसाइल वगैरह जो आप बनाते हो, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर, ठीक है, जैसे कुदरती तौर पर जो आफतें या मुसीबतें आती हैं, जैसे यूएस में जो आग लगी है, उसको यही कहा जा रहा है ना कि वो एक नेचुरल डिजास्टर है, यानी कुदरती तौर पर जो है ये काम हो गया है। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। तो अगर कुदरती तौर पर कुछ इस तरीके की आफत आती, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, ये भी कुदरती है, सुनामी आ गई है ना, सैलाब आ गया, तो ये भी क्या है, कुदरती है। तो मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। तो उन चीजों को कम करने के लिए हम क्या क्या इकदाम करेंगे, यानी किस तरीके की चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे कि हम उन चीजों से निमट सके। जैसे यूएस में आग लगी है, तो आग को बुझाने के लिए लोग क्या कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से पानी डाल रहे थे, है ना, फायर ब्रिगेड वहां पे था, और इस तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा था आग को बुझाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मिटिगेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके लोगों ने आग पर क्या किया है, काबू पाया है, ठीक। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कानून, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो है इन्वायरमेंट को की हिफाजत करने के लिए, इन्वायरमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जिसको हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और इसी तरीके से इफर्ट। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल और ट्रीटी हैं, ठीक है, जिनका जिक्र यहाँ पे नहीं है, बट आपको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा, क्योंकि उन सब से रेगुलर बेस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट यूनिट जो है वो आपके हायर एजुकेशन की है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में हमें क्या पढ़ना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट का मतलब कदीम जमाने का जो इंडिया था, यानी हम इसको एक वर्डों में समझेंगे कि आजादी से पहले का जो हमारा हिंदुस्तान था, उसको हम एंशिएंट इंडिया, कदीम हिंदुस्तान के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है लर्निंग के क्या क्या इंस्टीट्यूशन थे, यानी उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिसमें पढ़ाई हुआ करती थी, ठीक है, काफी हाई लेवल की पढ़ाई वहां पर होती थी। तो उन इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें पढ़ना होता है। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी आजादी के बाद इंडिया में हायर लर्निंग और रिसर्च का इवोल्यूशन किस तरीके से हो, यानी किस तरीके से आजादी के बाद हमने अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को जो है फैलाया है, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे कमीशन लाए गए आजादी के बाद। सबसे पहला कमीशन 1948 में आया, राधा कृष्णा कमीशन आया, ठीक है। फिर उसके बाद 1952 में जो है मुदालियार कमीशन आया, फिर उसके बाद 1964 में जो है कोठारी कमीशन आया, फिर यानी इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कमीशन आए, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन का कयाम किया गया, ताकि हम लोग जो है हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन और रिसर्च को जो है इंडिया में प्रमोट कर सके, बढ़ा सके। तो इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग्स प्रोग्राम, यानी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो न्यू मॉडल बेस्ड है, यानी पहले इस तरीके के सब्जेक्ट, जैसे आज के इस दौर में हम हमारे पास बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, हम लोग मार्केटिंग के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हैकिंग का यानी हैकर का सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से मतलब बहुत सारे ऐसे नए नए सब्जेक्ट आएंगे जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, और बहुत पुराने ऐसे सब्जेक्ट थे जो आज तक पढ़ाए जा रहे हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, जैसे आप बीएड करते हो ना, या आप अगर डॉक्टरी का कोई भी कोर्स करते हो, जैसे अगर आपने बीओएमएस कर लिया है, ठीक है, या आपने बीएएमएस कर लिया है, ठीक है, या आपने बीएएचएमएस कर लिया है, ठीक, या फिर आप लॉ की डिग्री ले लेते हो, ठीक है, या फिर इसी तरीके से बीएड आप कर लेते हो, तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम प्रोफेशनल कोर्सेज का नाम देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप प्रोफेशनल में लेकर जाओगे। और टेक्निकल का मतलब जैसे हम लोग बीटेक करते हैं ना, कोई भी डिप्लोमा कर लेते हैं, कुछ भी इस तरीके के कोर्सेज कर लेते हैं, तो वो हमारे टेक्निकल में चले जाते हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन,
तो आमतौर पे जो स्किल बेस्ड एजुकेशन होता है, जैसे पॉलिटेक्निक आपने सुना होगा, बहुत सारे स्टेट में जो है स्टेट लेवल का पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है। जैसे हमारे यूपी में जो है पॉलिटेक्निक के कोर्सेज या पॉलिटेक्निक के जो भी कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट लेवल पे जो है पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, ठीक है। और इस एग्जाम को जो है आप क्लास 10 के बाद ही देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों को कॉलेज मिल जाता है और अच्छी पढ़ाई भी होती है। तो यानी यहाँ पे बच्चे क्लास 10 करने के बाद जो है 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का जो है कोई भी स्किल बेस्ड जो है डिप्लोमा कर लेते हैं। जैसे आर्किटेक्चर का डिप्लोमा हो गया, मोबाइल बनाने का डिप्लोमा हो गया, पेंटिंग का हो गया, मतलब बहुत इस तरीके के हजारों किस्म के कोर्सेज होते हैं। तो वो बच्चे कर लेते हैं और आसानी के साथ जो है उनको जॉब या नौकरी मिल जाती है। यानी फिर वो बच्चे जो है इस तरीके के कोर्सेज, मतलब जो ये मतलब डिग्री बेस्ड कोर्स जो ना करना चाहता हो तो वो इस तरीके के कोर्सेज जो है कर सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, आप भी कर सकते हो। तो वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये काफी अहम है। क्योंकि अगर हम आज की हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर अगर हमने वैल्यू नहीं सिखाया, जैसे आप पढ़ते हो, अगर आपके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी कद्र कीमत नहीं है कि बड़े लोगों से कैसे बोलना है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, बड़ों लोगों का अदब करना है, अपने वालिद के साथ किस तरीके से बात करना है ना, अपनी माँ के साथ किस तरीके से बात करना है, भाई बहनों के साथ किस तरीके से बात करना है, तो एजुकेशन में आपको दिया जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि अगर कोई आपके सामने गाली देता है तो यही कहते हैं कि भाई इसके अंदर एजुकेशन की बहुत कमी है। अगर एजुकेशन इसके अंदर होता तो ये इस तरीके की सोच ना रखता, है ना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है? इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, और वो यही है कि बाकायदा आपकी पूरी एक यूनिट है जहां पर आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को बचाओगे, किस तरीके से गंदगियों से आप बचोगे, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज अगर ये फिनोमिना हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, उससे आप किस तरीके से बचोगे, ठीक है। पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आए दिन आप देखते हो कि हायर एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती रहती है ना। तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर क्या करना होता है, हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू, ठीक है, कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे या फिर हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया मैथ के ताल्लुक से कि आप क्या पढ़ोगे या किस तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या आप अगर हमसे पढ़ते हो या फिर हमारी चीजों को देखते हो, क्या ये आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज का जवाब जो है हाँ, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि आप उस चीज को कायदे से पढ़ो, रेगुलर बेस पे पढ़ो, पंचुअलिटी के साथ पढ़ो, और खूब गौर से पढ़ो और अच्छे से चीजों को समझ के पढ़ो, ठीक है। आपने ये मिसाल सुनी होगी कि जो दो राह का मतलब सवार होता है वो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज आपने मुझसे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा, फिर वही चीजें जाकर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे उस चीज को आप खंगाल रहे हो, ठीक है। तो आप हमेशा उसमें कंफ्यूज रहोगे कि मैं ये पॉइंट नोट करूं या ये सर वाला नोट करूं कि या ये सर वाला नोट करूं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप ये बात गांठ बांध लो, बिल्कुल भी ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो पहली चीज, जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए आप किस चीज को फॉलो कर सकते हो या किसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि मेरी जो नोट आपको दी जाएगी, ठीक है, या फिर आप मेरी जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको दी जाएगी उससे जो आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वो आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है, यानी काफी से भी ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। अगर आप उस चीज को अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से आप कंसेप्ट को समझ लेते हो तो, ठीक है। फिर इसके लिए सेकंड पे पहला जो है आपको नोट फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड पे आप देखोगे इसी तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पे, यानी अहम के ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो है मेरी खुद मौजूद है, जो वक्तन फौक्तन जो है बहुत सारे ऐसे कोर्सेज की अपलोड की जाती है, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है, जो पीवाईक्यूज बेस्ड वीडियो है, ठीक है। सेकंड पे मेरा खुद एक चैनल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये रिसेंट का बहरहाल ये चैनल है, ठीक है, विजन जेआरएफ के नाम से, आप लोग भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो है वक्तन फौक्तन जो है मैं आपको कोर्सेज कराने के साथ साथ जो है कुछ ऐसी थ्योरी, ऐसे कंसेप्ट को जो है मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शेयर करता रहूंगा, वीडियो अपलोड करता रहूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका लेवल क्या है और मेरा अपना लेवल क्या है, कि मैं इस तरीके से टीच करूं ताकि मेरी बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओ। बाकी और यूट्यूब चैनल वाले टीच करते हैं, ठीक है, उनका जो है माध्यम हिंदी हो सकता है या उनका समझाने का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं जब भी कुछ इस तरीके की चीजें करूंगा तो मैं आप लोगों को जहन में रख के करता हूं कि मेरी वीडियो या फिर मेरी चीजें जो है वो आप लोग ज्यादा देखो, क्योंकि मैं, मेरा बनाने का मकसद या पर्पज यही होगा कि मैं आप लोगों को ये चीज समझा सकूं, बता सकूं, अगर मैं क्लास की शक्ल में वो चीज आप लोगों को ना बता पाऊं तो, ठीक है।
तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये चीज आपको फॉलो करनी है। फोर्थ पे आपको ये फॉलो करना है, एक है कॉमर्स नेट अचीवर्स करके, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि एक है तलवीर सिंह करके, ये हमारे पंजाब के हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले ये अनअकैडमी पे जो है पढ़ाते थे पेपर वन, ये पेपर टू इनका कॉमर्स होता है और इसी तरीके से मैनेजमेंट होता है। लेकिन पेपर वन के ताल्लुक से ये भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं कब कह रहा हूं कि पहला ये काम करने के बाद, ठीक है, पहले आपको अपनी नोट पे और आपकी जो भी रिकॉर्डेड वीडियो उस चीज पे आपको भरोसा करना है, ठीक है। फिर अगर कुछ देखना है तो अहम का देखना, विजन जेआरएफ की चीजों को फॉलो करना, इसी तरीके से कॉमर्स नेट अचीवर्स में अब ये अपना पर्सनल जो है चला रहे हैं, यानी इन्होंने अपना खुद का एप्लीकेशन वगैरह बना लिया है। तो ये फ्री वीडियो जो है कम ही जो है डालते हैं, लेकिन इनका इससे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जो है ये पीवाईक्यूज वगैरह और इस तरीके के बहुत सारे कंसेप्ट जो है कभी कभी वो शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग इनको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ फायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। मैं कंप्लीटली ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे ही फॉलो करो, मैं आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी या गाइडेंस के लिए अगर कुछ कहना चाहूंगा तो मैं इस चैनल को रिकमेंड करूंगा। इसी तरीके से एक चैनल है यहाँ पे नवदीप कौर करके, ठीक है। नवदीप कौर ये भी एक पंजाब की टीचर हैं, ठीक है। देखिए तलवीर सिंह के मुकाबले में ये तो अच्छा तो नहीं टीच करती, बट इनका कंटेंट जो होता है काफी अच्छा होता है, ठीक है। ये आप कह सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे, मैं इनको इस वजह से फॉलो करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही पंचुअलिटी इनके अंदर काफी है, एनर्जी बहुत ही इस बंदी के अंदर बहुत है, ठीक है, यानी इस टीचर के अंदर। और आमतौर पे इनके जो कंसेप्ट होते हैं या फिर इनकी जो कंसेप्ट बुक होती है या पीवाईक्यूज बुक जो होती है, क्वालिटी तो अच्छी नहीं होती, लेकिन उसमें लिखा हुआ कंटेंट जो होता है वो काफी अच्छा होता है। इस दो चैनल के अलावा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बुनियाद पे मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन दो के अलावा किसी और को आप फॉलो करो, ठीक। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, जो कहेंगे कि सर हमें किताब से पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए तो फर्स्ट मैं यही कहूंगा कि मेरी नोट आपके लिए, जो भी नोट मैं आपको दे रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कहीं पर भी देख सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए जो है इनफ रहने वाली, बट अगर आप किताब पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आमतौर पे, ठीक है, लोग यही रिकमेंड करते हैं केवीएस मदान की जो बुक होती है, ठीक है। ये एक टीचर हैं, ठीक है, इनके इनका अगर नया एडिशन आया होगा 2025 का, तो आप लोग फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन वगैरह पे जाकर पेपर वन की बुक जो है आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बट बात यहाँ पर आकर फिर रुक जाएगी, क्यों रुक जाएगी? क्योंकि आप डायरेक्टली अगर बुक से पढ़ना चाहोगे ना, आपकी इंग्लिश लाख अच्छी हो, ठीक है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप विदाउट गाइडेंस, विदाउट टीचर के आप किताब को नहीं समझ सकते हो। हाँ, मान लीजिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के ताल्लुक से शायद मैंने 18 क्लास ले रखी है, ठीक, और सारी क्लासेस जो है वो 1 घंटे या 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। मतलब अराउंड जितनी भी है वो 1 घंटे की ही सारी क्लासेस हैं, ठीक है, 18 घंटा। तो अगर आप उसको देखना चाहो तो आप 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते के अंदर जो है पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड आप देख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड आपने देख लिया है, तो आपको सारी चीजें याद तो नहीं है, बट आपने नोट तो बनाई होगी, जब भी आप देखोगे तो आप नोट बनाओगे, तो नोट बनाओगे तो आपको कंसेप्ट तो समझ में आएगा कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, स्वायम क्या होता है, मूक क्या होता है, इवेल्युएशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जब आपने मेरी वीडियो देखा, मेरी चीजों को आपने पढ़ा, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। हाँ, अब उसके बाद अगर आप किताब में वही टॉपिक जाकर देखोगे या किताब में टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर आप पढ़ोगे, तब आपके माइंड में धीरे धीरे चीजें जाएंगी, आपको समझ में आएगा कि हाँ, वहां पर मुझे सर ने ये पढ़ाया था, वहां पर मुझे सर ने ये बताया था, कुछ इस तरीके की चीजें तब जाकर आपके माइंड में जाएंगी। तो अगर आप एडिशनली किताबों से पढ़ना चाहते हो, किताबों के शौकीन हो या आपका मन करता है, ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, पता नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पूछते रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ केवीएस मैदान की, अगर 2025 का एडिशन आ गया हो तो वो ले लो, अगर नहीं आया है तो 2024 का जो भी एडिशन है उस चीज को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। ठीक है। बाकी क्लास की बात जो है, वो क्लास मेरी जो रहेगी वो फ्राइडे टू सैटरडे रहेगी, ठीक है, हफ्ते में 2 ही दिन जो है वो क्लास होगी, ठीक है। एक फ्राइडे होगी और इसी तरीके से एक सैटरडे होगी, ठीक है। और अभी के लिए टाइम जो है यही रखेंगे, ठीक है। बाद में टाइम आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि मौसम भी बदलते हैं, तो दिन भी आगे पीछे होता है, टाइम भी जो है आगे पीछे होता रहता है, तो टाइम तो जो है तब चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो टाइम होगा वो यही रहने वाला है। और आप लोगों को हमारे सर ने बता ही दिया होगा, क्योंकि
यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की सारी वीडियोस जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएगी। और मैं क्लास में आपको जो पढ़ाऊंगा वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पढ़ाऊंगा, आपके सबसे पहले ये रिसेंट के जो क्वेश्चन, जैसे अभी ये जो एग्जाम हुआ ना, इनके जो भी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उस क्वेश्चन को हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी तो ये क्वेश्चन नहीं मिल सकते ना, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है। और जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक कोई क्वेश्चन हमारे हाथ में नहीं होता है। तो आपके जो जून के एग्जाम है, जून के जो एग्जाम हुए थे 2024 वाले, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज जो है क्लासेस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो हर यूनिट पे जो है दो दो क्लास इस तरीके से हम चलेंगे। बाकी आप लोग जो भी पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए आप में से जो भी बिगनर है, या मतलब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो अगर बहुत ज्यादा डाउट है तो आप सारे डाउट को लिख कर क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप मेरे पर्सनल पर भी मुझसे आप पूछ सकते हो, कोई भी रुकावट नहीं है, मैं जरूर उसका जो है रिप्लाई दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं आपके कंसेप्ट को जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बस मेरी आपसे गुजारिश यही है कि मैथ की प्रैक्टिस जो है आप लोग कल से करना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए, और रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। देखिए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि फर्स्ट पेपर हमारा कैसा होगा, क्या नहीं होगा, प्लान टिकन, बहुत सारी चीजें भाई वो सोचते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आप कुछ भी ना सोचो, आप पढ़ो, ठीक है। आप थ्योरी वाली चीजों को पढ़ो। और सबसे बड़ी चीज जो है सोने पे सुहागा जिसको हम बोलते हैं, थ्योरी के साथ साथ जो है मैंने मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो क्वेश्चन करने का हुनर भी आपके अंदर पैदा होगा, क्वेश्चन समझने का हुनर भी आपके अंदर पैदा होगा, ठीक है। धीरे धीरे आप चीजों को मतलब चढ़ोगे आगे की तरफ, बैक वक्त कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। आप करते रहोगे तब जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। ठीक, मेरी इस बात से सहमत हो आप लोग, करोगे ये काम? जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है।